दोस्तों आज बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं इंजन्स की। आइए जानते हैं इंजन्स के बारे में। द इंजन इज द आइडियल टीचिंग टूल। इट फीचर्स ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग। ये जो है एक ऐसा टीचिंग टूल है जिसके अंदर इंजीनियरिंग के सारे एलिमेंट लगभग यूज किए जाते हैं, जैसे कि मटेरियल हो गया, फ्लूइड हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, लुब्रिकेशन हो गया, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, etc। ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं। द ओनली थिंग मिसिंग इज न्यूक्लियर रिएक्शन। जो बचा हुआ इससे क्या बचा हुआ? सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन। ये किसने कहा है? फिल मेयर्स ने कहा है इसके बारे में। इंजन डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये एक ऐसी युक्ति है या एक ऐसा डिवाइस है, इंजन जो है, जो कि एक फॉर्म को एनर्जी की को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब इंजन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हीट इंजन और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। हीट इंजन क्या होते हैं? कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू थर्मल एनर्जी। ये फ्यूल की केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, विच इज यूटिलाइज्ड इनटू यूजफुल वर्क, और फिर जो बाद में जो है यूजफुल वर्क में यूज की जाती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक मोटर। कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसका काम क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये दोस्तों फिगर दिखा रखे हैं, पहला आपका हीट इंजन का है और दूसरा आपका इलेक्ट्रिक मोटर का है। अब टाइप्स ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन की टाइप्स के बारे में बात करें तो नंबर 1 होते हैं एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का मतलब स्टीम इंजन। और दूसरे होते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन। मीन्स ये आपके पिस्टन टाइप, रोटरी टाइप और गैस टरबाइन में आते हैं। 3 टाइप के होते हैं। अब पिस्टन टाइप में भी रेसिप्रोकेटिंग टाइप पिस्टन इंजन, ठीक है, और इसके अंदर ही फिर पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, और पेट्रोल में भी आपके 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक और डीजल में भी आपके 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक इंजन हैवी गाड़ियों में यूज किए जाते हैं और 2 स्ट्रोक इंजन लाइट व्हीकल्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। रोटरी में रोटरी पिस्टन इंजन एक्सपेरिमेंटल, और गैस टरबाइंस, आपके गैस टरबाइंस में टरबाइन आ जाते हैं। फ्री पिस्टन इंजन एट प्रिलिमिनरी स्टेज। ये आपके टाइप्स ऑफ हीट इंजन हो गए दोस्तों। बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। द फर्स्ट सक्सेसफुल इंजन वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्योडे रोचस in 1862 French scientist and was built in 1876 by Otto a German। जो सबसे पहले तैयार किया गया था इंजन वो आपके ब्यूडो रोचस थे, जो 1862 में उन्होंने इसको बनाया था, जो फ्रेंच के साइंटिस्ट थे। उसके बाद फिर 1876 में ऑटो नाम के एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर काम किया। फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स इट वाज टर्म्ड एज वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल। और उसके बाद से जो है फिर सारे के सारे इंजन जो है ऑटो साइकिल पर वर्क करने लगे। अब आता है फंडामेंटल ऑफ पावर जनरेशन। पावर जनरेशन का मतलब दोस्तों, पावर से मतलब है कि इंजन हमारा चलेगा कैसे। टू ड्राइव अवर मशीन्स को चलाने के लिए टूल्स एंड अप्लायंसेस वी नीड पावर। या कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस या कोई टूल चलाना है तो इनकी सबके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? पावर की। फॉर जनरेशन ऑफ पावर सम काइंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड एज पावर इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। अब ये पावर जो है, जनरेशन ऑफ पावर के लिए सम काइंड्स ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और एनर्जी भी क्या है? कुछ भी नहीं है, ये एक फ्लो ऑफ एनर्जी है। मतलब जो पावर है एनर्जी का फ्लो है। Throughout ages, man has been striving to explore more and more sources of energy available in nature। बहुत समय पहले से, शुरुआत से जो है लोग बाग जो है एनर्जी को यूज करने के चक्कर में लगे हुए हैं, इसका कैसे कैसे इसको इस्तेमाल किया जाए। नॉट कंटेंटेड विद द अचीवमेंट मेड सो फॉर, हिज एफर्ट्स आर स्टिल कंटिन्यूड इन दिस डायरेक्शन। और अभी तक भी जो है वो इस डायरेक्शन में कंटिन्यू है, चल रहे हैं। द वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल टूडे आर गिवन एज। जो अवेलेबल हैं एनर्जी कौन कौन सी हैं? फ्यूल्स है, वाटर है, विंड है, ओशियन, टाइडल एंड वेव्स हैं, न्यूक्लियर एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, और आपकी जियोथर्मल एनर्जी है। बात करते हैं फ्यूल्स की। फ्यूल्स विच एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। फ्यूल जो होता है 3 रूपों में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस।
फॉर्म मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड, जो कि सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी है वर्ल्ड के अंदर। दे कंटेन केमिकल एनर्जी विच में बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी होती है इसके अंदर, जिसको किस में चेंज कर देते हैं, बदल जाती है हीट एनर्जी में बाय देयर कंबस्शन, कंबस्शन के कारण। कंबस्शन मीन्स दहन, जब ईंधन को जलाया जाता है। द हीट एनर्जी कैन फर्दर बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और हीट एनर्जी फिर आज में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है बाय ए थर्मल प्राइम मूवर। थर्मल प्राइम मूवर का मतलब हीट इंजन, उसके जरिए फिर इसको हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। फ्यूल्स के बाद बात करते हैं दोस्तों वाटर की। इफ वाटर इज अवेलेबल एट ए सर्टेन हाइट, यदि कुछ ऊंचाई पर, एक निश्चित ऊंचाई पर पानी इकट्ठा है आपके पास, इट विल पजेसिस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल, स्थितिज ऊर्जा, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। द पोटेंशियल एनर्जी मे बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी बाय ब्रिंगिंग इट टू लो लेवल, एंड देन द काइनेटिक एनर्जी मे इन टर्न बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय ए हाइड्रोलिक प्राइम मूवर, यानी कि वाटर टरबाइन। क्या होता है, जो पानी ऊपर रुका हुआ हमारा डैम्स के अंदर, उस पानी को फिर नीचे गिराया जाता है, तो जो पानी की जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है, गतिज ऊर्जा में, और उससे फिर क्या बनता है, काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, फिर मैकेनिकल में होती है, हाइड्रोलिक प्राइम मूवर यानी कि वाटर टरबाइन के जरिए। भाखड़ा नांगल बांध सुना होगा कोटला में, एंड गंगूवाल पावर स्टेशन आर द एग्जाम्पल्स वेयर दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज बीइंग यूटिलाइज। रिहंद बांध है, भाखड़ा नांगल बांध है, तो ये जो है सब क्या है, यहाँ पर जो है पानी के थ्रू ही बिजली को बनाया जाता है। द चेंज इन एलिवेशन ऑफ वाटर में बी अफेक्टेड बाई फर्स्ट एवोपरेटिंग इट, अलाउइंग इट टू राइज एज स्टीम एंड देन कंडेंसिंग इट। पहले क्या होता है, पानी भाप बन के उड़ता है, फिर वो धीरे धीरे कंडेंस हो जाता है। इन नेचर दिस साइकिल गोज ऑन कंटिन्यूसली एज द सन वर्क्स एज ए वाटर पंप, क्योंकि जो सन जो है वो वाटर पंप की तरह कार्य करता है, इसलिए जो ये साइकिल पूरा चलता रहता है। फॉर द सोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पावर फ्रॉम वाटर वी देयरफॉर मस्ट हैव क्या, सूटेबल रेनफॉल होना चाहिए, यानी कि पानी अच्छे तरीके से मिलना चाहिए, पानी गिरना होना चाहिए। सूटेबल डिफरेंस ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन सही होना चाहिए। सूटेबल रिजर्वर टू स्टोर वाटर एट द एलिवेशन टू टाइड ओवर ड्रॉट, और पानी को जो है ऊंचाई पर अच्छे तरीके से रोकने के लिए रिजर्वर होना चाहिए। ए वाटर टरबाइन होना चाहिए, जिसकी वजह से हम जो है एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों विंड्स की, हवा, वायु। अनइक्वल हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर बाय द सन प्रोड्यूसेस एयर करंट्स विच व्हेन डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल प्रोड्यूस ए फोर्स। जो अनइक्वल हीटिंग होती है, मतलब कहीं पर मौसम मतलब गर्म है, कहीं पर ठंडा है, तो उससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो है क्या होता है, करंट का प्रवाह, यानी कि हवा का जो वो है प्रवाह है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और डिफ्लेक्ट होने के बाद फिर जो है वो फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। द फोर्स थस प्रोड्यूस हैड बीन यूज्ड टू ड्राइव द विंड मिल विच वर वेरी पॉपुलर इन ओल्डन डेज। तो इसकी सहायता से हम विंड मिल चलाते हैं, जो कि पुराने समय में सबसे ज्यादा यूज की जाती थी। विंड के बाद आता दोस्तों ओशियन टाइड्स एंड वेव्स, समुद्री जो लहरें होती हैं या ज्वार भाटा आता है वो। The tides and waves produced by the joint action of sun and moon possesses enormous amount of energy, but it is a difficult task to harness and control this energy. ये जो एनर्जी होती है ये सूर्य और मून के कारण होती है, और जो है इस एनर्जी को संभालना बहुत मुश्किल होता है, बाकी काफी हैवी एनर्जी होती है। द यूज ऑफ टाइड्स फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुड बी पॉसिबल इफ ए नेचुरल साइट इज अवेलेबल टू स्टोर वाटर एट द टाइम ऑफ हाई टाइड, otherwise to erect a dam for impounding requirement quantity of water will be a very costly affair। जब इसके लिए हमारे पास पानी को रोकने के लिए जगह होनी चाहिए। अगर हमने एक बार टाइडल एनर्जी को यूज कर लिया तो पानी को संभालने के लिए जरूरत पड़ती है हमको इसकी। ए फ्यू कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, यूके एंड फ्रांस आर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ जनरेटिंग पावर फ्रॉम टाइडल एनर्जी। कुछ ही देश हैं जैसे कि यूएसए हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जो कि इस एनर्जी को यूज करते हैं, टाइडल एनर्जी को। सम प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन दिस रिगार्ड्स एज वन टाइडल पावर प्लांट ऑन द फ्रांस इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ जनरेटिंग पावर फ्रॉम टाइडल एनर्जी। फ्रांस में भी इस तरह का एक पावर प्लांट बना हुआ है जो टाइडल एनर्जी को यूज करता है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए। सम प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन दिस रिगार्ड एज वन टाइडल पावर स्टेशन प्लांट ऑन द फ्रेंच कोस्ट एंड अनदर इन यूके हैज ऑलरेडी बीन इंस्टॉल्ड। और इसी तरीके से फिर फ्रांस के कोस्ट पर
और जो है यूके में ये ऑलरेडी इंस्टॉल किए जा चुके हैं। बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की। दिस इज ए रिसेंट डिस्कवरी एंड मे अनडाउटली बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ऑफ मैनकाइंड। ये जो है अभी हाल ही में की गई खोज है और ये मनुष्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी में एटम वाज कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। 18वीं शताब्दी तक मानते थे कि जो आपका एटम जो होता है वो किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट है। द कंसेप्ट वाज फॉलोड इन 19th सेंचुरी टू, और 19वीं शताब्दी तक भी यही चलता रहा। इट इज इन द ईयर 1913 when Mr. Geiger for the first time showed that an atom consists of still small particles known as protons and neutrons। ये जब तक ऐसे ही चलता रहा जब मिस्टर गीजर ने बताया 1913 में कि जो हमारा एटम होता है, एटम के अंदर भी और छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है दोस्तों, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और वो ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं। इन 1898 मैडम क्यूरी इन्वेंटेड द रेज ऑफ रेडियम फॉर द यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग। मैडम मैरी क्यूरी थी एक, 1898 में उन्होंने जो है रेडियम यूरेनियम इनके ऊपर जो उन्होंने काम किया और ह्यूमन के लिए इसको यूजफुल बनाया। विच वाज ऑल्सो एन इंस्टांस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ एटम वेयर एनर्जी वाज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ रेज। मतलब एटम से जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती थी वो रेज के रूप में होती थी। इन 1938 1938 की बात करें तो हाहन एंड स्ट्रेसमैन स्प्लिटेड द यूरेनियम एटम सक्सेसफुली बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। तो उन्होंने जो है यूरेनियम को न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए उसको तोड़ा। दिस वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस डिस्कवर्ड। ये सबसे पहला न्यूक्लियर फ्यूजन था जो डिस्कवर किया गया है। द वर्ड फ्यूजन वाज बोरोड फ्रॉम द बायोलॉजिस्ट, ये बायोलॉजी से लिया गया है, टू डिस्क्राइब द स्प्लिटिंग ऑफ ए हैवी न्यूक्लियस इनटू टू रफली इक्वल पार्ट्स। मतलब जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं उनको टू रफली इक्वल पार्ट्स में बांट देता है, यानी कॉम्प्लिकेटेड जो सब्सटेंसेज होते हैं उनको सिंपल में बदल देते हैं। फ्यूजन ऑफ हैवी न्यूक्लियाई इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो फ्यूजन होता है हैवी न्यूक्लियाई के अंदर ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है इन विच इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड, जिससे कि बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। दिस हीट प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर फ्यूजन, ये न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण उत्पन्न होती है। मे बी यूटिलाइज बाय स्पेशल हीट, जो कि स्पेशल हीट के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। दिस हीट प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर फ्यूजन may be utilized by special heat exchanger for the generation of steam which may be used to drive turbo generator to generate power, जो कि फिर टर्बो जनरेटर को पावर जनरेट करती है ताकि जो है पावर जो है जनरेट आपकी हो जाए ड्राइव करने के लिए। नेक्स्ट होती है दोस्तों सोलर एनर्जी। अभी हम इनकी अभी एनर्जी की बात कर रहे हैं कि एनर्जी नेचर में किस किस रूप में पाई जाती है। द फ्यूल्स विच फॉर्म ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी in the world and the which civilized depends so much are being consumed rapidly। अब जो एनर्जी या जो फ्यूल्स हमको जो मिले हुए हैं वो उसको बड़ी तेजी से हम खत्म कर रहे हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट दे विल बी एग्जॉस्टेड विद इन ए रैपिड ऑफ 200 ईयर्स और सो। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये सिर्फ जो है 200 साल के अंदर जो है खत्म हो जाएंगे। साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स ऑफ द वर्ल्ड आर क्वाइट conscious about this problem and to meet this challenge they have already undertaken the work to harness solar heat to meet their energy needs। इसलिए उन्होंने जो है सोलर एनर्जी को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि सोलर एनर्जी एक ऐसी चीज है, एक तो कोयला है, एक आपके पेट्रोल वगैरह है, पेट्रोलियम वगैरह, तो ये तो एक लिमिटेड सोर्स में है दोस्तों। लेकिन जो सोर्स है ऑफ एनर्जी जो आपकी सूर्य की है, इससे अनलिमिटेड सोर्स मिलती है और जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर पूरे ब्रह्मांड के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी सूर्य से ही प्राप्त होती है। बात करते हैं दोस्तों आगे ए नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन इन अमेरिका। अमेरिका में बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है इस चीज में फॉर कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी, ताकि सोलर एनर्जी को व्यवहारिक रूप में प्रयोग में ला सकें। इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स होते हैं, सोलर रेज हैव बीन यूज डायरेक्टली फॉर द जनरेशन ऑफ पावर बाय एम्प्लॉइंग ए पैराबोलिक मिरर टू कंसंट्रेट द रेज ऑन टू बॉयलर और द सिलेंडर ऑफ ए हॉट
एयर इंजन। हॉट एयर इंजन पर डायरेक्टली इसको हम यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। आपने देखा होगा डॉक्टरों के पास जो मैग्नीफाइंग लेंस होता है और बच्चे भी उस लेंस को देख लेते हैं, तो उसको सूर्य की रोशनी हम दिखाते हैं और फिर हाथ वगैरह पे किसी कागज वगैरह पर उसकी रोशनी को एक साथ जो हम जब किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर फिक्स करते हैं तो उसमें वो आग लगा देता है, सारी एनर्जी वहां पर आकर के जनरेट हो जाती है। तो यही काम सेम इसका है। सॉरी। इन एडिशन सोलेनियम सेल्स वर ऑल्सो डेवलप्ड समटाइम्स इन द पास्ट। सोलेनियम सेल्स भी पास्ट में यूज की जाती थी टू डेवलप इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम इंसिडेंट लाइट, ताकि इंसिडेंट से लाइट जो है उनको डायरेक्ट मिल जाया करती थी। तो ये दोस्तों अभी एनर्जी की बात चल रही है। नेक्स्ट होती है जियोथर्मल एनर्जी। नेचुरल स्ट्रीम्स एस्केप्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। नेचुरल स्ट्रीम निकलती है बहुत अलग अलग हिस्सों में संसार के में। एट टस्कैनी इन इटली अबाउट 26,000 kg ऑफ स्ट्रीम इज अवेलेबल पर आवर। टस्की में इटली के अंदर 26,000 किलोग्राम स्ट्रीम पर आवर के हिसाब से मिलती है एट ए प्रेशर वेरिंग फ्रॉम 4 बार्स, जिसका प्रेशर 4 बार होता है। जो प्रेशर जो होता है उसको बार्स में नापते हैं, टू 16.5 बार, 4 बार से लेकर के 16.5 बार तक। द स्टीम थस अवेलेबल, फिर स्टीम प्राप्त होती है, इज प्रोड्यूस बाई एवोपरेशन ऑफ वाटर, वाटर के एवोपरेशन होने के कारण, ड्यू टू टेरेस्ट्रियल हीट एंड मे बी यूज फॉर पावर जनरेशन। और फिर इसको जो है पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दोस्तों ये बात करी थी हमने फ्यूल्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।